Hello students, today we are going to cover Unit 4. The, the very important topic which we will cover in this Unit 4 will be the templates and इसको दूसरे नाम से भी हम जानते हैं जेनरिक्स, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सी प्लस प्लस में टेम्पलेट्स का मतलब क्या होता है, राइट। टेम्पलेट्स एक जनरलाइज्ड फॉर्म होती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक फंक्शन है, राइट। यू हैव अ फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन, और उसके अंदर कुछ आर्गुमेंट्स हैं लाइक इंटीजर टाइप के, फ्लोट टाइप के दो आर्गुमेंट हैं। तो जब भी हमें इस फंक्शन को कॉल करना होगा तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी कि मेन से हमें जब तक उस आर्गुमेंट को मैच करने जो जो पैरामीटर हैं उसी टाइप का पैरामीटर अगर हम पास नहीं करेंगे तो हमारा वो फंक्शन कॉल नहीं होगा, राइट। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। हालांकि जनरली हम यही यूज़ करते हैं, ये जो जिस टाइप का हमारा फंक्शन है उसी टाइप के आर्गुमेंट पास किए जाए। लेकिन टेम्पलेट हमको एक फीचर्स प्रोवाइड करता है कि अगर हम कोई एक फंक्शन बना रहे हैं तो उसका कोई एक डेटा टाइप हम पहले से डिफाइन करके नहीं रखते हैं, ठीक है। एक टेम्पलेट बना के रख लेते हैं। टेम्पलेट का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आपने कोई भी चीज़ है उसको आपने उसको पर एक रेडीमेड बनी हुई चीज़ है उसको आप उसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो वैसे ही टेम्पलेट क्या होता है कि एक जनरलाइज्ड फॉर्म होती है कि जैसे फंक्शन हम बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम जो फंक्शन के अंदर जो आर्गूमेंट्स हैं तो उसके अंदर आर्गूमेंट का हम टाइप डिफाइन नहीं करते हैं, क्योंकि टाइप डिफाइन कर दिया तो अगेन फिर हमें उसी टाइप का जो है आर्गूमेंट पास करना पड़ेगा उस फंक्शन को कॉल करने के लिए, राइट। लेकिन हम क्या करेंगे, एक टेम्पलेट टाइप का हम फंक्शन बनाएंगे जिसमें जिस टाइप के आर्गूमेंट पास किए जाए, लाइक अगर इंटीजर फ्लोट है तो भी कॉल हो जाए, फ्लोट है तो भी कॉल हो जाए, फ्लोट इंटीजर है तो भी कॉल हो जाए, राइट। तो इस तरीके का एक हम बना लेते हैं फंक्शन, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट्स, राइट। अब चूंकि न्यू का नया कॉन्सेप्ट है, इसको बनाने के लिए हमें कुछ जो इसकी जो सिंटैक्स की जो पॉलिसी है उसके रूल्स हैं उसको भी समझना पड़ेगा कि हम टेम्पलेट बनाते कैसे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। In C++, we have a function overloading concept in which we define several functions with same name with changing the number of arguments, right? ओवरलोडिंग में हम क्या करते हैं कि हम बहुत सारे फंक्शंस बनाते हैं और फंक्शन में हम क्या करते हैं, फंक्शन को ओवरलोड करते रहते हैं, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज वी हैव टू डिफाइन द सेवरल फंक्शन फॉर द डिफरेंट टास्क। हम अलग अलग टास्क के लिए हम अलग अलग फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अलग अलग बिहेवियर के लिए अलग अलग फंक्शन डिफाइन करते हैं हैविंग द डिफरेंट आर्गुमेंट्स, राइट। Now talk about the templates. In the templates we can reduce the size of program using the templates. क्यों साइज रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर हम डिफरेंट टास्क के लिए अलग अलग प्रोग्राम नहीं बना रहे हैं, अलग अलग फंक्शन नहीं बना रहे हैं, राइट। एक ही फंक्शन है जो मल्टीपल बिहेवियर कर रहा है, मल्टीपल डेटा टाइप्स के ऊपर वो बिहेव कर सकता है और उसकी फंक्शनलिटी को वो दे सकता है, राइट। सो in template we will declare only one function which can perform all the operations. We can perform all the operations. You don't need to means inherit and overload different types of functions and inherit the properties, right. So C++ template is used in the situation where we need to write the same function for the different data type. जैसे मैंने आपसे बताया कि एक सेम फंक्शन नेम है, सेम फंक्शन है और वो डिफरेंट डेटा टाइप्स के ऊपर वर्क कर सकता है, राइट। ऐसा नहीं कि वो जैसे आप इंटीजर डालेंगे तो ही कॉल होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई टाइप डिफाइन ही नहीं है। जब कोई टाइप डिफाइन नहीं है, टेम्पलेट टाइप का है, तो जैसा डेटा टाइप इसके पास आएगा उस तरीके से वो बिहेव करने लगेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी नीड अ फंक्शन टू ऐड टू वेरिएबल, द वेरिएबल कैन बी इंटीजर, फ्लोट और डबल। तो फॉर दिस पर्पज वी हैव टू राइट वन फंक्शन फॉर ईच डेटा टाइप। ऐसे इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर डेटा टाइप के लिए जैसी वैल्यू हम पास कर रहे हैं हमें उस टाइप के फंक्शंस बनाने पड़ेंगे। लेकिन इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम टेम्पलेट का यूज़ करते हैं, राइट। अब बात आती है कि टेम्पलेट कितने तरीके से बनाए जा सकते हैं, कितने तरीके के होते हैं। तो टेम्पलेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू वेज। दो तरीके से हम टेम्पलेट बना सकते हैं। एक तो आपका फंक्शन टेम्पलेट्स होता है, यानी कि हम फंक्शन को टेम्पलेट की तरह बना सकते हैं, और क्लास टेम्पलेट होता है, यानी कि
क्लास के जो डेटा मेंबर हम बना, दोनों में अंतर क्या है? फंक्शन टेम्पलेट बनाने का मतलब है कि जो हम टेम्पलेट बना रहे हैं फंक्शन के ऊपर अप्लाई करेगा, यानी कि जिस टाइप का डेटा टाइप पास किया जाएगा मेन से, वो उस तरीके से उसको बिहेव करेगा। क्लास टेम्पलेट का मतलब क्या है? क्लास में क्या होता है? हमारे डेटा मेंबर होते हैं, फंक्शंस होते हैं। तो अब क्लास के डेटा मेंबर अगर पहले से आप टेम्पलेट यूज़ नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? आप डेटा टाइप डिफाइन करके रखते हैं, लाइक इंटीजर, फ्लोट, डबल कैरेक्टर। लेकिन अब यहाँ चूंकि क्लास के अंदर टेम्पलेट, क्लास टेम्पलेट यूज़ कर रहे हो, तो इस टाइप के जो डेटा टाइप है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो एक जनरल डेटा टाइप की तरह बिहेव करेगा, जैसा डेटा टाइप आप देंगे उस तरीके से आप बिहेव करेगा। इसको हम समझेंगे अभी वन बाय वन। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेम्पलेट्स आर देयर। तो वन इज द फंक्शन टेम्पलेट एंड सेकेंड वन इज द क्लास टेम्पलेट। तो नीचे एक सिंटैक्स दिया हुआ है, सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि हम फंक्शन टेम्पलेट को किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो टेम्पलेट इज़ द कीवर्ड, ये टेम्पलेट कीवर्ड है। उसके बाद यू हैव टू यूज़ द एंगुलर ब्रैकेट यूज़ करेंगे। उसके बाद क्लास, और उसका एक कोई ना कोई एक प्लेस होल्डर, लाइक टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। एक प्लेस होल्डर आपको चाहिए होता है। फिर आप क्या करेंगे? आप फंक्शन बना रहे हैं तो ऑब्वियसली फंक्शन का आपके पास क्या होगा? रिटर्न टाइप होगा, फंक्शन का नाम होगा और आर्गुमेंट लिस्ट होगी, और उसके बाद आपके फंक्शन की बॉडी डिफाइन होती है, ठीक है। तो ये तो एक सिंटैक्स है कि टेम्पलेट कैसे हम बनाते हैं। तो टेम्पलेट कीवर्ड यूज़ करेंगे आप, एंगुलर ब्रैकेट और क्लास का नाम और उसका एक प्लेस होल्डर, उसके बाद फंक्शन नेम और उसके बाद उसकी बॉडी को आप डिफाइन करेंगे, राइट। इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं यहाँ पे। अ, सबसे पहले यहाँ पे क्या किया गया है? एक आपने टेम्पलेट लिया और एंगुलर ब्रैकेट में क्लास टी, ये हम फंक्शन टेम्पलेट की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द क्लास टेम्पलेट, राइट। सबसे पहले हम फंक्शन टेम्पलेट बनाएंगे। तो टेम्पलेट एक कीवर्ड है, क्लास, एंगुलर ब्रैकेट, क्लास टी, राइट। अब क्या किया आपने? एक फंक्शन बनाया सम, राइट। और सम के अंदर आपने जो आर्गुमेंट है वो कैसे पास किया? रिमेंबर, here you are not using any predefined data types, right? You are using the type t, right? t और a, वेरिएबल a है लेकिन ये टेम्पलेट टाइप का वेरिएबल है। फिर एक टेम्पलेट टाइप का वेरिएबल कौन सा है? b, राइट। और फंक्शन का क्या वैल्यू रिटर्न करेगा? t यानी कि टेम्पलेट टाइप की वैल्यू। यहाँ पर आपने जैसी वैल्यू आप पास करेंगे, यहाँ पे जो t लिखा हुआ है, तो जैसी वैल्यू आप पास करेंगे उसी टाइप की वैल्यू ये फंक्शन रिटर्न करेगा, राइट। तो उसके बाद आपने इसकी बॉडी में क्या दिया हुआ है? रिटर्न ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू को ऐड करके उसकी वैल्यू को रिटर्न करेगा, राइट। नाउ अब हमारे पास मेन मेथड है, वी हैव अ मेन मेथड। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? एक इंटीजर वैल्यू के ऊपर हम उसका सम कराना चाहते हैं और एक फ्लोट वैल्यू के लिए सम कराना चाहते हैं, राइट। तो हमने क्या किया यहाँ पर? INT सम, ये तो मैसेज है जो आपका आउटपुट विंडो पे आएगा। हम क्या कर रहे हैं? फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, सम 5 9 वैल्यू पास करी हमने। तो ये 5 वैल्यू आपका इस टेम्पलेट में गई और 9 वैल्यू भी कहाँ गई? ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे टेम्पलेट में गई, 5 9 यानी इंटीजर टाइप की वैल्यू चली गई। तो अब आपका जो ये फंक्शन है इसको पता है कि हमारे पास इंटीजर टाइप की वैल्यू पास करी गई है, इसलिए हमको इंटीजर के हिसाब से वर्क करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ डेटा टाइप डिफाइन है नहीं। तो 5 9 कैसी वैल्यू है? इंटीजर टाइप की। सो दिस इंटीजर वैल्यू विल बी पास in a template and your function will operate on this integer value, right? So 5 or 9 15 value will be returned and this is again a template type, right? Now talk about the float। अब देखिए फंक्शन वही है, हमने कोई फंक्शन में चेंज नहीं किया। अब हम उसी फंक्शन में दूसरी वैल्यू पास करना चाहते हैं, फ्लोट वैल्यू हमने पास करी। इन द नेक्स्ट लाइन यू कैन सी float sum is equal to sum 1.1 is a float value, 2.2 is the float value. Now this float value will go in the template, यानी कि अब फंक्शन को पता है कि हमारे पास अब फ्लोट वैल्यू के ऊपर हमें ऑपरेट करना है, राइट। तो you will see the result in the first line, you will get the result of integer type, sum of the integer, and in the next line you will get the sum of the float type, right. So this is the concept of the function template, right. रिटर्न टाइप विल डिपेंड ऑन द गिवन वैल्यू बाय द यूजर। जो आप रिटर्न टाइप आपका यहाँ पर टी है, ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा ये डिपेंड करेगा कि यूजर ने किस टाइप की वैल्यू पास करी है। जैसे आपने यहाँ पर इंटीजर टाइप की वैल्यू पास करी है तो ये वैल्यू इंटीजर टाइप की रिटर्न करेगा। अगर आपने फ्लोट टाइप की वैल्यू पास करी है तो ये फंक्शन फ्लोट टाइप की वैल्यू पास करेगा, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द फंक्शन टेम्पलेट। नाउ
ओवरलोडिंग टेम्पलेट, आप जो है टेम्पलेट को ओवरलोड भी कर सकते हैं। ओवरलोडिंग का मतलब एडिंग द न्यू पैरामीटर, एडिंग द some more parameter to the existing one, right? बिल्कुल से ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट जहाँ आएगा तो आपको वही पता चल जाना चाहिए, फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए। बट चूंकि यहाँ टेम्पलेट है तो कोई हमारे पास स्पेसिफिक डेटा टाइप के ऊपर वर्क नहीं करेंगे, बल्कि टेम्पलेट को ही हम क्या करेंगे, ओवरलोड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरलोडिंग में हमने क्या किया, उसी तरीके से सबसे पहले हमने टेम्पलेट लिया उस क्लास टी एंगुलर ब्रैकेट में, एक फंक्शन अगेन सम लिया हमने, उसके अंदर 2 आर्गूमेंट है, वो भी टेम्पलेट टाइप के हैं। अगेन यहाँ पर कोई डेटा टाइप हमने नहीं लिया है क्योंकि ये जनरल है, ये टेम्पलेट है, ये जेनरिक है, राइट। नाउ उसकी वैल्यू को हमको रिटर्न कराना है। अब हमें क्या करना है कि फंक्शन को ओवरलोड करना है, टेम्पलेट फंक्शन को ओवरलोड करना है, नॉर्मल फंक्शन को ओवरलोड नहीं करना है। तो टेम्पलेट फंक्शन को ओवरलोड करने के लिए क्या करेंगे आप, अगेन आप टेम्पलेट बनाएंगे, टेम्पलेट क्लास टी एंगुलर ब्रैकेट में, और उसके बाद सम फंक्शन, उसके बाद यहाँ पर 3 आर्गूमेंट हमने ले लिए, टी ए, टी बी एंड टी सी। पहले 2 आर्गूमेंट थे, अब कितने हो गए, 3 आर्गूमेंट हो गए। रिटर्न टाइप अगेन आपका कैसा होगा, जैसा यूजर वैल्यू पास करेगा उसी तरीके से वैल्यू आपकी रिटर्न की जाएगी, राइट। तो यहाँ पर क्या कर दिया आपने, यहाँ पर फंक्शन बनाया आपने टेम्पलेट टाइप का, और यहाँ पर नीचे क्या किया, उसको ओवरलोड कर दिया, राइट। नाउ वी हैव अ मेन मेथड, मेन मेथड के अंदर हम दोनों को कॉल करेंगे। तो 2 का जो इंटीजर है, जो 2 इंटीजर के ऊपर जो आपका टेम्पलेट फंक्शन कॉल किया जाना है वो आपका इस लाइन से देख सकते हैं आप, सम 5 9, इट मीन्स you are passing the integer value, then which method will be called, this method will be called because there are two values, 2 arguments are there, right। now float value पास करी, अगेन आपका यही मेथड कॉल होगा। अब 3 वैल्यू पास करी आपने, वो भी फ्लोट टाइप की, तो आपका ये जो आपने फंक्शन ओवरलोड किया हुआ है ये फंक्शन कॉल किया जाएगा। और उसके बाद अगेन आपने इंटीजर वैल्यू पास करी हुई है, तो ये 3 आर्गूमेंट्स हैं, तो 3 आर्गूमेंट वाला फंक्शन ओवरलोडेड टेम्पलेट फंक्शन कॉल किया जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द फंक्शन टेम्पलेट। इस पर कुछ डेफिनेशंस लिखी हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि लाइक फंक्शन टेम्पलेट वी कैन आल्सो यूज टेम्पलेट विद क्लास टू मेक मेंबर फंक्शन कॉमन फॉर डिफरेंट डेटा टाइप। अभी तक हमने पढ़ा फंक्शन टेम्पलेट, जिसमें हमने देखा कि जो हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं उसकी जो आर्गूमेंट लिस्ट है उसमें कोई स्पेसिफिक डेटा टाइप नहीं है, राइट। इसी तरीके से हमारे पास हम क्लास टेम्पलेट भी बना सकते हैं, जिसको हम जेनरिक क्लास भी बोलते हैं। इस पर जो डेटा मेंबर होते हैं वो एक जेनरिक टाइप्स के होते हैं, वो कोई स्पेसिफिक डेटा टाइप या प्री डिफाइंड डेटा टाइप से रिलेटेड नहीं होते हैं, ये जेनरिक डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो लाइक अ फंक्शन टेम्पलेट वी कैन आल्सो यूज द टेम्पलेट विद क्लास टू मेक मेंबर फंक्शन कॉमन फॉर डिफरेंट डेटा टाइप। जो भी मेंबर फंक्शन है दे ऑल विल बी कॉमन फॉर डिफरेंट डेटा टाइप्स, मतलब अलग अलग डेटा टाइप्स के लिए सारे मेंबर फंक्शन कॉमन होंगे, चाहे वो इंटीजर के लिए भी, फ्लोट के लिए भी। ऐसा नहीं कि आप जो है जैसे अभी तक हम क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं और डिफरेंट डेटा टाइप्स रखते हैं, अब ऐसा नहीं करेंगे। अब एक जेनरिक क्लास बनाएंगे जो हर डेटा टाइप्स के ऊपर वर्क करेगी, राइट। सपोज वी वांट टू यूज द सेम क्लास फॉर डिफरेंट डेटा टाइप, so the solution is class templates, right। अब यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं कि क्लास टेम्पलेट कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले क्या किया हमने, एक जो हेडर फाइल से इंक्लूड कर ली, उसके बाद टेम्पलेट डिक्लेरेशन आप करेंगे, कैसे करेंगे हम, टेम्पलेट क्लास टी, राइट, टेम्पलेट क्लास टी, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था। नाउ अब टेम्पलेट क्लास कैसे बनाएंगे आप, क्लास का नाम जैसे आप बनाते आए हैं, और उसके अंदर जो आप डेटा वेरिएबल रखेंगे, जो वेरिएबल रखते थे, अब देखिए यहाँ पर टी लिखा गया है, टी क्या है हमारा, ये टेम्पलेट क्लास का वेरिएबल है। यही बताता है कि आपका जो टाइप है वो सिर्फ टेम्पलेट टाइप का है और किसी टाइप का नहीं है, ठीक है। तो ये वेरिएबल ही यूज़फुल रहेगा आपके लिए, राइट। अगर यहाँ स्मॉल टी है तो यहाँ पर आपको स्मॉल टी यूज़ करना पड़ेगा, चूँकि यहाँ पर कैपिटल टी है तो यहाँ पर कैपिटल टी, राइट। तो टी एक्स वाई, तो जिस टाइप का भी डेटा टाइप होगा, अब टी का मतलब है इट कैन बी इंटीजर टाइप, इट कैन बी फ्लोट टाइप, ठीक है। और उसके लिए आपने 2 वेरिएबल ले लिए एक्स एंड वाई, राइट। अब ये टेम्पलेट टाइप का है, ये कोई स्पेसिफिक डेटा टाइप नहीं है, ये टेम्पलेट टाइप का एक जेनरिक टाइप है। क्योंकि ये क्लास के अंदर डिफाइंड है तो इसको हम बोलते हैं टेम्पलेट क्लास या जेनरिक क्लास, राइट। इसके बाद क्या है हमारे पास, एक पब्लिक सेक्शन है, उसके अंदर हमने ये क्या लिया है, इसको बिल्कुल समझने की ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये क्लास के नेम जैसा है। तो अगेन ये क्या हो जाएगा हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर,
राइट। अब ये क्या है हमारा, ये भी एक कंस्ट्रक्टर है, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये हमारा कैसा है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब देखिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में भी हमने कोई एक स्पेसिफिक डेटा टाइप नहीं लिया हुआ है, हमने टी यूज़ किया हुआ है। इसका मतलब ये जेनरिक है, इट विल वर्क फॉर द एवरी डेटा टाइप, राइट। अब इसके थ्रू हम कर क्या रहे हैं, जो भी वैल्यू पास की जाएगी फर्स्ट में उसको एक्स में इनिशलाइज कराएंगे, और जो वैल्यू सेकंड में पास करी जाएगी फ्रॉम द मेन उसको हम वाई में इनिशलाइज कराएंगे। ठीक है, तो दिस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशलाइज द वैल्यू ऑफ द एक्स एंड वाई, राइट। नाउ एक मेथड हमने ले लिया गेट मैक्सिमम, राइट। गेट मैक्सिमम इज द यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, दिस इज नॉट, बट इसका रिटर्न टाइप कैसा है हमारा, टेम्पलेट टाइप का है। ठीक है, तो जैसी वैल्यू आप पास करेंगे ये उसी टाइप से वैल्यू को रिटर्न करेगा। अब इसमें लॉजिक क्या लिखा हुआ है, इफ x इज ग्रेटर देन y देन रिटर्न x, एल्स रिटर्न y। ठीक है, अगर x की वैल्यू y से ज़्यादा है, जो आप वैल्यू यहाँ असाइन कर रहे हैं, अगर वो ज़्यादा है तो x रिटर्न करेगा, अदरवाइज y को रिटर्न करेगा, और यहाँ पे आपकी क्लास एंड हो जाती है। नाउ अभी हमारा प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है, नाउ टॉक अबाउट द मेन। तो मेन के थ्रू आपने क्या किया, अब int मेन के थ्रू आपने क्या किया। अब देखिए क्या होता है कि अब हमें क्लास को बताना पड़ेगा ना कि हम वैल्यू कैसी पास कर रहे हैं, तो उसको बताने के लिए आपको एक स्पेशल चीज़ यूज़ करनी पड़ती है इस तरीके से। जैसे अभी तक क्या होता था, हम सीधे क्लास का नाम लिखते थे और उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाते समय भाई मेमोरी को कैसे एलोकेट करेगा, इंटीजर टाइप के लिए एलोकेट करेगा, फ्लोट के लिए एलोकेट करेगा, कैसे करेगा, जब उसको पता ही नहीं है कि किस टाइप का डेटा टाइप, क्योंकि टेम्पलेट तो कोई डेटा टाइप को स्पेसिफाई करता ही नहीं है। तो अब उसको बताना पड़ेगा कि आपकी जो मेमोरी होगी वो किस टाइप की एलोकेट, किस टाइप के डेटा टाइप के लिए एलोकेट होगी। तो उसको बताने के लिए क्या करेंगे आप, क्लास के बाद एक एंगुलर ब्रैकेट में आप टाइप डिफाइन कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, INT डिफाइन कर दिया है। तो अब जो है इसका मतलब है ऑब्जेक्ट जो आपका क्रिएट हो रहा है वो इंटीजर टाइप के डेटा टाइप के हिसाब से क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपने इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया आई मैक्स जो ऑब्जेक्ट है आपका वो इंटीजर टाइप के डेटा टाइप के लिए, इंटीजर के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है, राइट। नाउ अगेन हमने ए बी एंड आई तीन वेरिएबल दिए हुए हैं, इसका यूज नीचे है। एक हमने फ्लोट के लिए भी इसी तरीके से क्रिएट कर लिया है, ये क्या है आपका एफ मैक्सिमम। ठीक है, यानी आई मैक्स इंटीजर टाइप का एक टाइप का ऑब्जेक्ट है, और एफ मैक्स एक फ्लोट टाइप का ऑब्जेक्ट है, ये आपको इस तरह से स्पेसिफाई करना पड़ता है। ठीक है, अब इसके लिए भी हमने तीन वेरिएबल ले लिए हैं, फ्लोट के लिए सी डी एंड जे। नाउ एक मैसेज हम प्रिंट कराना चाहते हैं, क्लास टेम्पलेट प्रोग्राम जनरेट प्रोग्राम गेट मैक्सिमम नंबर। अब एंटर द ए बी वैल्यू, आपका मैसेज आएगा, आप वहाँ से आउटपुट विंडो पे ए और बी की वैल्यू को आप देंगे। ए और बी की वैल्यू क्या करी जाएगी, वहाँ से रिसीव करी जाएगी सी इन फंक्शन के थ्रू। अब आपने क्या किया, टी क्लास मैक्स जो आपका फंक्शन था पीछे, टी क्लास मैक्स ये वाला जो आपका जो कॉन्स्ट्रक्टर था, इसके थ्रू जो वैल्यू आप आई है यहाँ से उसके थ्रू आप वैल्यू पास कर दे रहे हैं, ए बी की वैल्यू पास कर दी। यानी जो मान लिया कि ए और बी में 10 और 20 वैल्यू पास करी आपने आउटपुट विंडो से, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स और वाई में इनिशलाइज हो जाएगी, यानी कि एक्स वाई वैल्यू आपकी इनिशलाइज हो जाएगी। ठीक है, अब जो इनिशलाइज हुई उसको आपने किस में डाल दिया, आई मैक्स एक वेरिएबल ले लिया उसके अंदर डाल दिया। ठीक है, आई मैक्स क्या है आपका, जो ऑब्जेक्ट आपने इंटीजर टाइप का क्रिएट किया था, एंड ऑब्वियसली जो वैल्यू आप पास करेंगे वो इंटीजर टाइप की होनी चाहिए, राइट। अब आपने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू गेट मैक्सिमम मेथड कॉल किया। अब सपोज करो ए में आपकी वैल्यू 10 थी और बी में 20 थी, तो क्या ए की वैल्यू बी से ज़्यादा है, नहीं है, तो आई मैक्स डॉट गेट मैक्सिमम इज द मेथड जो आपने यहाँ पे बनाया था। ठीक है, इफ ए इज ग्रेटर देन वाई, बी तो आपका रिटर्न एक्स, तो क्या करेगा, रिटर्न आप इस केस में क्या करेगा, वाई की वैल्यू रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो रिजल्ट ऑफ द मैक्सिमम इज INT। ठीक है, नाउ इसी तरीके से फ्लोट वैल्यू के लिए भी आप इस तरह से कर सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू को गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द क्लास टेम्पलेट। Now when template class member function defined outside the class, then once again start with the template keyword। जब भी आप क्लास के बाहर टेम्पलेट डिफाइन करते हैं तो आपको फिर से टेम्पलेट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। अगेन आई एम टेलिंग यू, व्हेन टेम्पलेट क्लास मेंबर फंक्शन, अभी आपने क्या किया पिछले प्रोग्राम में कि जितने भी डेटा मेंबर फंक्शन है आपने उसको क्लास के अंदर ही डिफाइन किया हुआ है, चाहे वो आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन हो टेम्पलेट के थ्रू, चाहे आपका कंस्ट्रक्टर हो। लेकिन अगर आप टेम्पलेट को क्लास के बाहर यूज़ कर रहे हैं तो आपको टेम्पलेट कीवर्ड की हेल्प से ही आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। सो लेट्स सी,
when template class member function defined outside the class, then once again start with the template keyword. कैसे? सबसे पहले आपने उसी तरीके से टेम्पलेट क्लास ले लिया, क्लास टी, एक क्लास ले लिया आपने क्लास टेस्ट, राइट। इसके अंदर दो आपके वेरिएबल हैं ए बी, राइट। एक पब्लिक मेथड है आपके गेट, इसको आपने डिफाइन कर दिया। एक आपका टी सम मेथड है, सिर्फ इसको आपने डिक्लेयर किया हुआ है। अब इस मेथड को क्या करना है आपको, इस मेथड को क्लास के बाहर आपको डिफाइन करना है। तो कैसे डिफाइन करेंगे? अगेन टेम्पलेट क्लास टी, ठीक है, ये लेंगे आप, और टी टेस्ट और एंगुलर ब्रैकेट में टी कोलन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और सम। ये तरीका उसी तरीके से है जैसे आप वहाँ पर फंक्शन को जब आपको क्लास के बाहर डिफाइन करना होता था, ठीक है, जिस वजह से फंक्शन की आप केवल डिक्लेयर आप क्लास के अंदर करते थे, और अगर फंक्शन को आपको क्लास के बाहर मतलब डिफाइन करना है तो एसआरओ के थ्रू करते थे। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से आपको देना पड़ेगा टी यानी टेम्पलेट टाइप, क्लास का नाम, उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट एंड स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ये बताता है आपको कि जिस टाइप का आपका जो टाइप होगा वहाँ पर वो टाइप वहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद नेम ऑफ द फंक्शन, जैसे यहाँ पर फंक्शन का नेम क्या था, सम, ठीक है। अब वो फंक्शन क्या करेगा, हमारा रिटर्न करेगा a प्लस बी की वैल्यू, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वार्ड मेन में चूँकि हमें फिर से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए अगेन हम क्या करते हैं, टेस्ट, और चूँकि टेम्पलेट टाइप की क्लास है तो आपको बताना पड़ेगा कि आपका जो टाइप है वो किस टाइप का है, यानी कि मेमोरी किस टाइप के डेटा टाइप के लिए रिजर्व हो। तो यहाँ हमने बता दिया INT टाइप के लिए हो, ठीक है, और T1 उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। विदाउट दिस एलोकेशन ऑफ मेमोरी विल बी अननोन फॉर अ वेरिएबल। जब तक आप ये नहीं लिखेंगे तब तक मेमोरी आपकी अननोन रहेगी कि आपकी जो मेमोरी है वो किस डेटा टाइप के हिसाब से क्रिएट हो, ठीक है। नाउ अगेन एंटर द टू इंटीजर्स, आपने क्या किया, T1 डॉट गेट, यानी इसके जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इंटीजर के हिसाब से, तो आपने गेट मेथड को कॉल कर लिया। यहाँ पे क्या है, गेट मेथड में क्या है, ए और बी की वैल्यू को गेट कर रहा है। सम मेथड के थ्रू क्या किया आपने, उसके सम को आपने यहाँ पर उसको रिटर्न करवा लिया। तो T1 डॉट सम, आप T1 ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने सम मेथड को कॉल कर दिया। इन द सेम मैनर you can use for the float functions, right? So in this slide you can see how to define the function outside from the class, right? So in the next video we will discuss some more topic like function overloading and all.